हेलो बच्चों, आप सभी का इस वीडियो में स्वागत है। आज हम सोशल साइंस के 50 महत्वपूर्ण बहुविकल्पी प्रश्न पढ़ने वाले हैं जो सभी सत्रों में बार बार पूछे गए हैं। तो क्लास स्टार्ट करते हैं। तो इस वीडियो का जो पहला आपका जो प्रश्न है वह है, महात्मा गांधी भारत कब वापस आए? महात्मा गांधी भारत कब वापस आए? पहला ऑप्शन है फरवरी 1915, दूसरा ऑप्शन जनवरी 1915, तीसरा ऑप्शन है मार्च 1919 और चौथा ऑप्शन अप्रैल 1919। तो गांधी जब अफ्रीका जब गए थे, वो गए थे 1893 में। 1893 में गए थे और वापस लौटे थे 9 जनवरी 1915। ठीक, कब लौटे? 9 जनवरी 1915। तो इस क्वेश्चन का जो ऑप्शन होगा वो ऑप्शन नंबर 2। इसलिए 9 जनवरी को प्रवासी दिवस के रूप में भारत में मनाया जाता है। तो अगला क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, असहयोग आंदोलन किस घटना के बाद स्थगित किया गया था? असहयोग आंदोलन जो 1920 में चला था, वो किस घटना के बाद उसको रोका गया? तो जो पहला ऑप्शन है इसमें है जलियांवाला बाग, दूसरा है रॉलेट एक्ट, तीसरा है खिलाफत आंदोलन, चौथा है चौरी चौरा कांड। तो इस ऑप्शन में जो चौथा ऑप्शन है आपका चौरी चौरा कांड, ये जो हुआ था गोरखपुर में। गोरखपुर में ये घटना हुई थी और यहाँ पर क्या किया गया था, कुछ क्रांतिकारी लोगों के द्वारा एक थाने को जला दिया गया था जिसमें 22 से 23 लोग मारे गए थे। गांधी जी इसी के कारण असहयोग आंदोलन को वापस ले लिए थे। तो ऑप्शन नंबर डी इसका आंसर है। तो चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। तीसरा क्वेश्चन है, जर्मनी के एकीकरण में किसकी भूमिका थी? पहला है आपका गैरीबाल्टी, दूसरा है बिस्मार्क और तीसरा नेपोलियन और चौथा ऑप्शन है काबूर। तो जर्मनी के एकीकरण में सबसे महत्वपूर्ण योगदान था बिस्मार्क का। किसका था? बिस्मार्क। तो नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं, क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 जो है आपका वह है, आनंद मठ के लेखक कौन थे? मठ के लेखक कौन थे? तो पहला ऑप्शन है रविंद्रनाथ टैगोर, दूसरा ऑप्शन है शरत चंद्र चट्टोपाध्याय, तीसरा ऑप्शन है बंकिम चट्टोपाध्याय और चौथा ऑप्शन है स्वामी विवेकानंद। तो आनंद मठ के जो रचयिता थे वे थे बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय। ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं। अगला क्वेश्चन है आपका, भारत में राष्ट्रवाद की पहली स्पष्ट अभिव्यक्ति किस घटना से हुई? लोगों के द्वारा राष्ट्रवाद की जो अवधारणा आई वो किस क्रांति से आई फ्रांस में? तो इसका पहला ऑप्शन है फ्रांसीसी क्रांति, दूसरा है जर्मनी का एकीकरण, तीसरा है नेपोलियन का पतन, चौथा है राजतंत्र की स्थापना। तो इसका जो सही ऑप्शन है वह ऑप्शन नंबर 1 फ्रांसीसी क्रांति की बात। ठीक, फ्रांसीसी क्रांति। तो नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। अगला क्वेश्चन है आपका, जब फ्रांस छींकता है तो बाकी यूरोप को जुकाम हो जाता है, यह कथन किसका था? पहला ऑप्शन है मैटरनिक, दूसरा ऑप्शन है गैरीबाल्टी, तीसरा ऑप्शन नेपोलियन, चौथा ऑप्शन है बिस्मार्क। तो जब फ्रांस छींकता है तो बाकी यूरोप को जुकाम होता है, यह कथन जो था वो मैटरनिक का था। किसका था? मैटरनिक का। तो अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 7। सबने अवज्ञा आंदोलन किस वर्ष शुरू हुआ था? सबने अवज्ञा आंदोलन किस वर्ष शुरू हुआ था? तो पहला ऑप्शन है 1919, दूसरा ऑप्शन है 1920, तीसरा ऑप्शन है 1930 और चौथा ऑप्शन है 1942। तो सबने अवज्ञा आंदोलन जो शुरू हुआ था, गांधी जी द्वारा शुरू किया गया था, वो शुरू किया गया था 1930। ऑप्शन नंबर सी इसका आंसर होगा, 1930। तो नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं। अगला क्वेश्चन है आपका, दांडी मार्च किस आंदोलन से संबंधित था? दांडी मार्च किस आंदोलन संबंधित था? तो पहला ऑप्शन है इसका असहयोग आंदोलन, दूसरा है समन्वय अवज्ञा आंदोलन, तीसरा है भारत छोड़ो आंदोलन और चौथा आपका है खिलाफत आंदोलन। तो असहयोग आंदोलन जो हुआ था 1920 में हुआ था। कब हुआ था? 1920। समन्वय अवज्ञा आंदोलन जो था 1932 में। और भारत छोड़ो आंदोलन जो हुआ था वो 19
1942 में, और खिलाफत आंदोलन 1919 में। तो इसका जो सही ऑप्शन होगा, दांडी मार्च जो संबंधित है वो संबंधित है 1930 के जो आंदोलन हुआ था, सबने अवज्ञा आंदोलन। तो दांडी मार्च जो संबंधित है किससे है, सबने अवज्ञा आंदोलन से संबंधित है। ये कब हुआ था, 1930 में। तो नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। अगला क्वेश्चन है आपका, जलियांवाला बाग हत्याकांड कब हुआ। जलियांवाला बाग हत्याकांड कब हुआ। पहला ऑप्शन है 1918, दूसरा 1919, तीसरा है 1920 और चौथा ऑप्शन है 1922। तो जलियांवाला बाग जो हत्याकांड हुआ था वो हुआ था 13 अप्रैल 1919 को। ठीक, कब हुआ था, 1919 को। ऑप्शन नंबर बी इसका सही आंसर है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 10, भारत में सत्याग्रह सभा की स्थापना किसने की थी। सत्याग्रह का जो अर्थ होता है सत्य के लिए आग्रह। ठीक, तो इसको जो शुरू करने का जो बीड़ा उठाया था वो थे महात्मा गांधी। ऑप्शन नंबर बी, ऑप्शन नंबर बी, भारत में सत्याग्रह सभा की स्थापना किसने की थी, महात्मा गांधी जी ने। तो नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। क्वेश्चन नंबर 11, प्रथम विश्व युद्ध कब शुरू हुआ। तो पहला ऑप्शन है 1912, दूसरा 1914, तीसरा 1916 और 1918। तो प्रथम विश्व युद्ध जो स्टार्ट हुआ था 1914 से स्टार्ट हुआ और ये 1918 तक चला। ठीक, कब तक, 1914 से 1918। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 12, रॉलेट एक्ट कब पारित हुआ। रॉलेट एक्ट एक अंग्रेजों के द्वारा कानून पास किया गया था। इसमें कहा गया था ये किसी बिना वकील बिना दलील किसी भी तरीके से क्या व्यक्तियों को या क्रांतिकारी नेताओं को किसी भी दशा में उनको क्या कर लिया जाता था, उनको गिरफ्तार कर लिया जाता था। और एक कथन था इसमें, बिना वकील बिना दलील आपको जेल में डाल दिया जाता था। तो पहला ऑप्शन है इसका 1917, दूसरा 1918, तीसरा 1919 और चौथा आपका 1920। तो रॉलेट एक्ट जो पास हुआ था वो था 1919, 0 आवर्स के तहत। किसके तहत, 0 आवर्स, 0 आवर्स के तहत सभी को क्या कर लिया जाता था, गिरफ्तार कर लिया जाता था। 0 आवर्स के तहत सभी क्रांतिकारी नेताओं को क्या कर लिया जाता था, गिरफ्तार कर लिया जाता था। तो नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। अगला क्वेश्चन है आपका, भारत छोड़ो आंदोलन कब शुरू हुआ। भारत छोड़ो आंदोलन कब शुरू हुआ। पहला ऑप्शन है आपका 1930, 1900, दूसरा ऑप्शन 1935, तीसरा ऑप्शन 1940 और चौथा ऑप्शन 1942। तो भारत छोड़ो जो आंदोलन शुरू हुआ था गांधी की जीतों के द्वारा शुरू किया गया था। यह आंदोलन शुरू हुआ था 1942। ऑप्शन नंबर डी, ऑप्शन नंबर डी। तो नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। अगला क्वेश्चन है आपका, हिंद स्वराज के लेखक कौन थे। हिंद स्वराज के लेखक कौन थे। तो पहला ऑप्शन है इसमें महात्मा गांधी, दूसरा जवाहरलाल नेहरू, तीसरा है बाल गंगाधर तिलक और चौथा है सुभाष चंद्र बोस। तो हिंद स्वराज के जो लेखक थे वे थे महात्मा गांधी। ऑप्शन नंबर ए। ये मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसको आपको याद रखना है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। अगला क्वेश्चन है आपका, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना कब हुई। पहला ऑप्शन है 1885, दूसरा है 1886, तीसरा ऑप्शन 1905 और चौथा है 1919। तो राष्ट्रीय कांग्रेस की जो स्थापना हुई थी वो हुई थी 1885 में। कब हुई थी, 1885 में ए ओ होम के द्वारा। ए ओ होम के द्वारा। ये एक अंग्रेज व्यक्ति था जो उस समय कांग्रेस का क्या था, सचिव था। ये क्या था, कांग्रेस पार्टी का ये सचिव था उस समय। तो इसका ऑप्शन जो पहला है 1885 में। अगला क्वेश्चन है, भारत में सबसे अधिक क्षेत्र में कौन सी फसल उगाई जाती है। भारत में सबसे अधिक क्षेत्र में कौन सी फसल उगाई जाती है। ये भूगोल टॉपिक का ये क्वेश्चन है। तो पहला है गेहूं, दूसरा है चावल, तीसरा है मक्का, चौथा है कपास। तो भारत में सबसे ज्यादा अधिक क्षेत्रों में जो फसल उगाई जाती है वह ऑप्शन नंबर बी चावल। सबसे ज्यादा क्षेत्रों पर उगाई जाने वाली फसल क्या है, चावल। तो नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। अगला क्वेश्चन है,
काली मिट्टी किस प्रकार के लिए, किस फसल के लिए सबसे उपयुक्त है? काली मिट्टी, ये भारत में गुजरात, गुजरात में, गुजरात में, महाराष्ट्र और मध्य प्रदेश क्षेत्र में ये पाई जाती है। तो इस प्रकार की मिट्टी में जो सबसे अधिक फसल उगाने वाली है, सबसे ज्यादा उपज होने वाली जो फसल है वह है कपास। ऑप्शन नंबर बी, ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। अगला क्वेश्चन है, भारत में सबसे अधिक वर्षा वाला क्षेत्र कौन सा है? तो पहला ऑप्शन है आपका राजस्थान, दूसरा मेघालय, तीसरा पंजाब और चौथा गुजरात। तो भारत में सबसे ज्यादा जो वर्षा होती है वह होती है मेघालय क्षेत्र में। कहाँ पर? मेघालय क्षेत्र में। मेघालय का मासीराम और चेरापूंजी जो क्षेत्र है वहां पर सबसे ज्यादा वर्षा भारत में होती है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। अगला क्वेश्चन है आपका, रबी की फसल का उदाहरण है, रबी की फसल का उदाहरण है। तो पहला ऑप्शन है इसमें धान, मक्का, गेहूं और कपास। तो रबी की फसलों में क्या होता है, जो रबी की फसल होती है ये अक्टूबर नवंबर में, अक्टूबर और प्लस नवंबर, नवंबर ये बोया जाता है। तो अक्टूबर नवंबर बोया जाने वाली फसल कौन सी है? देखो, कपास नहीं, गेहूं, ये देखो गेहूं। ऑप्शन नंबर सी, अक्टूबर नवंबर बोई जाती है और मार्च अप्रैल के महीनों में काटी जाती है। तो ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। अगला क्वेश्चन है, खरीफ की फसल कौन सी है? तो पहला ऑप्शन है इसमें गेहूं, दूसरा है चना, तीसरा है धान और चौथा है तीसरा है सरसों, चौथा है धान। तो खरीफ की फसल जो होती है ये जुलाई और अगस्त में बोई जाती है। कब बोई जाती है? जुलाई और अगस्त में। जुलाई अगस्त में बोने जाने वाली फसलों को देखा जाए तो क्या है ये? ऑप्शन नंबर बी, जुलाई अगस्त में बरसात के दिनों में ये बोई जाती है। तो क्वेश्चन नंबर 20 का जो आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर डी, धान। अगला क्वेश्चन चलते हैं। अगला क्वेश्चन है आपका, भारत में सबसे अधिक पाए जाने वाली मिट्टी कौन सी है? भारत में सबसे अधिक पाए जाने वाली मिट्टी कौन सी है? तो पहला ऑप्शन है काली मिट्टी, दूसरा ऑप्शन है जलोढ़ मिट्टी, तीसरा है लाल मिट्टी और चौथा है लेटराइट मिट्टी। तो काली मिट्टी में सबसे ज्यादा अगर देखा जाए तो क्या होता है? कपास। क्या होता है? कपास। जलोढ़ मिट्टी ये मैदानी क्षेत्रों में पाई जाती है। लाल मिट्टी ये दक्षिण भारत के क्षेत्रों में, एग्जाम्पल के तौर छत्तीसगढ़, तेलंगाना, इस वाले क्षेत्र में पाई जाती है। लैटराइट मिट्टी ये पहाड़ी क्षेत्रों में पाई जाने वाली मिट्टी है। इस तरह के जो मिट्टी है उसमें चाय या कॉफी की उपज ज्यादा होती है। तो इसका जो ऑप्शन होगा, भारत में सबसे अधिक पाई जाने वाली मिट्टी जो है वो क्या है? जलोढ़ मिट्टी है। कौन सी है? जलोढ़ मिट्टी। या भारत के मैदानी क्षेत्रों में पाई जाने वाली मिट्टी है, जैसे उत्तर प्रदेश, उत्तर प्रदेश, पंजाब, हरियाणा, बिहार और पश्चिम बंगाल के कुछ क्षेत्रों में इस प्रकार की मिट्टी पाई जाती है। या ये जो मिट्टी बनती है ये पर्वतीय क्षेत्रों से नदियों के द्वारा लाए गए अवसादों अवसादों के द्वारा ये मिट्टी बनती है। तो क्वेश्चन नंबर 21 का जो आंसर होगा वो होगा जलोढ़ मिट्टी। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। अगला क्वेश्चन है आपका, भारत का प्रमुख लौह अयस्क उत्पादक राज्य कौन सा है? तो इसमें ऑप्शन है आपका, पहला उड़ीसा, दूसरा है पंजाब, तीसरा है हरियाणा और चौथा है बिहार। तो इस ऑप्शन में अगर देखा जाएगा तो लौह अयस्क वाला जो क्षेत्र है वो क्या है? ऑप्शन नंबर 1 उड़ीसा। नेक्स्ट क्वेश्चन है। अगला क्वेश्चन है आपका, अभ्रक के उत्पादन में भारत का प्रमुख क्षेत्र, अभ्रक के उत्पादन में भारत का प्रमुख क्षेत्र कौन सा है? तो पहला ऑप्शन है इसमें झारखंड, दूसरा है आपका पंजाब, तीसरा है गुजरात और चौथा है हरियाणा। तो अभ्रक से ज्यादा जहाँ पाए जाने वाला जो स्टेट है वह है ऑप्शन नंबर 1 झारखंड। सबसे ज्यादा अभ्रक पाए जाने वाला क्षेत्र जो है वो क्या है? झारखंड। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। अगला क्वेश्चन है, बॉक्साइट किस धातु का अयस्क है? ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आपके लिए। तो जो बॉक्साइट है
वो किस धातु का अयस्क है? पहला ऑप्शन है लोहा, दूसरा है तांबा, तीसरा है एल्युमिनियम और चौथा है सोना। तो बॉक्साइट जो है वो एल्युमिनियम धातु का अयस्क है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। अगला क्वेश्चन है आपका, भारत में सबसे अधिक बिजली किस स्रोत से उत्पन्न होती है? तो पहला ऑप्शन है इसमें तापीय ऊर्जा, दूसरा है सौर ऊर्जा, तीसरा है पवन ऊर्जा, चौथा है ज्वारीय ऊर्जा। तो भारत में सबसे अधिक जो बिजली उत्पन्न की जाती है उस तरीका जो तरीका है वो है क्या? तापीय ऊर्जा। भारत में सबसे ज्यादा जो बिजली उत्पन्न होती है वो तापीय ऊर्जा के द्वारा उत्पन्न होती है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है आपका, भारत में शासन व्यवस्था किस प्रकार की है? नागरिक शास्त्र का टॉपिक से क्वेश्चन है ये। पहला है एकात्मक, दूसरा है आपका संघीय, तीसरा है राजतंत्रात्मक, चौथा है सैन्य शासन। तो भारत में जो व्यवस्था शासन व्यवस्था है उस वो किस प्रकार की व्यवस्था है? संघीय व्यवस्था है। भारत क्या है? राज्यों का संघ है ना। कई राज्यों का संघ होने के कारण राज्यों का संघ होने के कारण क्या है? भारत एक संघीय शासन व्यवस्था है। ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। अगला क्वेश्चन जो है आपका है, भारत में कितने प्रकार की सरकार है ना? भारत में कितने प्रकार की सरकार है? तो पहला ऑप्शन है आपका एक, दूसरा ऑप्शन है दो और तीसरा आपका है तीन और चौथा जो ऑप्शन है आपका वो है चार। तो भारत में जो सरकार का स्तर है वो कितने प्रकार? तीन है। कितना है? तीन। पहला आगे केंद्र सरकार, पहला क्या है? केंद्र सरकार। दूसरा जो है राज्य सरकार और तीसरा क्या है? स्थानीय सरकार। स्थानीय सरकार। तो देखा जाए भारत में कितनी प्रकार की सरकार है? तीन सरकार। पहला केंद्र सरकार, दूसरा राज्य सरकार, तीसरा स्थानीय सरकार। ठीक। तो नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। अगला क्वेश्चन है आपका, भारत में स्थानीय स्वशासन को संवैधानिक दर्जा कब मिला? पंचायती राज व्यवस्था से संबंधित थोड़ा सा क्वेश्चन है। तो पहला ऑप्शन है आपका 1990, दूसरा ऑप्शन है 1992, तीसरा 1993 और चौथा 1995। तो भारत में स्थायी स्वशासन को संवैधानिक दर्जा जो प्राप्त हुआ था वो प्राप्त हुआ था 1992। ऑप्शन नंबर बी। तो अगला क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन जो है आपका वह है, भारत में चुनाव कौन कराता है? भारत में चुनाव कौन कराता है? तो पहला ऑप्शन है इसका संसद, दूसरा है सर्वोच्च न्यायालय, तीसरा निर्वाचन आयोग, चौथा है राष्ट्रपति। तो भारत में चुनाव कराने की जितनी प्रक्रिया है, चुनाव संबंधी चुनाव संबंधी जितनी प्रक्रिया है वो कराने के कार्य किसका कर रहा है? निर्वाचन आयोग का। ठीक। अगला क्वेश्चन जो है आपका वो है, भारत का संविधान कब लागू हुआ? तो ऑप्शन है 15 अगस्त 1947, 26 नवंबर 1949, 26 जनवरी 1950 और 2 अक्टूबर 1950। तो इसका जो आंसर है वो है 26 जनवरी 1950। 26 नवंबर 1949 को कुछ संविधान में कुछ जो भाग हैं वो लागू हो गए थे, लेकिन पूर्णतः का जो लागू हुआ था वो हुआ था 26 जनवरी 1950 को। तो अगला क्वेश्चन है, भारत में कितना भारत में कितने सदनों वाली व्यवस्था है? भारत में सदनों की व्यवस्था जो संसद में कितने सदन है? तो भारत जो भारत में जो संसद के सदनों की संख्या है वो कितनी है? दो है। कितनी है? दो है। कितनी है? दो। एक है लोकसभा, दूसरा है राज्यसभा। संसद के संसद के अंगों की बात की जाए तो तीन, लोकसभा, राज्यसभा और उसका जो है राष्ट्रपति। तो ऑप्शन को आपको ध्यान रखना है। संसद वाली सदन कितने? दो संसद चलते हैं, लोकसभा, राज्यसभा। अगर देखा जाए संसदों की में कौन कौन शामिल है
तो कौन कौन लोकसभा, राज्यसभा और राष्ट्रपति। तो अगला क्वेश्चन जो आपका है, आप क्वेश्चन नंबर 32, लोकसभा का कार्यकाल सामान्यतः कितने वर्ष का होता है। तो पहला ऑप्शन है आपका 3 वर्ष, चौथा है 4 वर्ष, पांचवा है 5 वर्ष, और जो छठा ऑप्शन है वो आपका है 6 वर्ष। तो लोकसभा का जो कार्यकाल होता है वो कितने वर्ष का होता है, 5 वर्ष के लिए होता है। अगर लोक 5 वर्ष के लिए होता है। अगर आपको लोकसभा का सदस्य बनना है तो आपको अधिकतम उम्र कितनी होनी चाहिए, अधिकतम उम्र कितनी होनी चाहिए, 25 वर्ष होनी चाहिए। कितनी होनी चाहिए, 25 वर्ष। तब आप सांसद का चुनाव लड़ सकते हैं। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 33, भारत का सर्वोच्च न्यायालय कहाँ स्थित है। तो पहला ऑप्शन है मुंबई, दूसरा प्रयागराज, तीसरा नई दिल्ली, चौथा लखनऊ। तो भारत का जो सर्वोच्च न्यायालय है, सुप्रीम कोर्ट है, वह स्थित है कहाँ पर, नई दिल्ली में। ऑप्शन नंबर सी। तो नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। अगला क्वेश्चन है आपका, लोकसभा में अंतिम निर्णय लेने की शक्ति किसके पास होनी चाहिए। लोकसभा में अगर कोई भी बिल आ रहा है, या कोई भी बिल, या चाहे साधारण बिल हो, चाहे धन विधेयक बिल हो, या किसी प्रकार का बिल हो, उस पर निर्णय लेने का जो अंतिम निर्णय जो ले सकता है, वो कौन ले सकता है, चुने हुए प्रतिनिधियों के पास। जो उस समय जिसकी सरकार होगी वही उस पर निर्णय दे सकता है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 35, राजनीतिक दल का मुख्य उद्देश्य क्या है। जो राजनीतिक दल हैं उनका मुख्य उद्देश्य क्या है। तो ऑप्शन है, पहला व्यापार करना, दूसरा है आपका चुनाव लड़ना और सत्ता प्राप्त करना, तीसरा है न्याय देना, और चौथा है कानून तोड़ना। तो राजनीतिक दलों का जो मुख्य उद्देश्य है वो क्या है, चुनाव लड़ना और सत्ता को प्राप्त करना, और सुचारू रूप से सरकारों को चलाना। ऑप्शन नंबर बी। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, क्वेश्चन नंबर 36, मानव विकास रिपोर्ट किस संस्था द्वारा चलाई जाती है या जारी की जाती है। तो पहला ऑप्शन है IMF, ये अंतरराष्ट्रीय एक संस्था है। कौन सी, विश्व मुद्रा कोष। तो ये ऑप्शन तो होगा ही नहीं। अगला क्वेश्चन है UNDP, ये भी नहीं होगा, ये भी अंतरराष्ट्रीय एक संस्था नहीं, अंतरराष्ट्रीय संस्था नहीं है। तो एक मिनट फिर से देखते हैं। पहला ये अंतरराष्ट्रीय संस्था है IMF, दूसरा UNDP, और तीसरा है WHO, ये भी अंतरराष्ट्रीय संगठन है। और ये भी है विश्व बैंक, ये भी एक अंतरराष्ट्रीय संगठन है। तो अगर देखा जाए 3 इसमें अंतरराष्ट्रीय संगठन है, इसमें भारत से कोई मतलब ये नहीं। तो मानव विकास जो टेस्ट करने वाला जो संस्था है वो क्या है, UNDP। ऑप्शन नंबर बी, ऑप्शन नंबर बी। ठीक, देखा जाए तो IM जो है ये किससे संबंधित है, ये मुद्रा कोष संबंध, मुद्रा से संबंधित है। और WTO क्या है, ये व्यापार से, वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन, ये व्यापार संबंधित है। और विश्व बैंक जो है ये भी क्या है, बैंक से संबंधित है। और ये क्या है, मुद्रा कोष ऋण संबंधित जो होते हैं अन्य देशों को यही प्रोवाइड कराते हैं। तो इसमें जो UNDP है ये मानव विकास रिपोर्ट को क्या करता है, जारी करता है, एक प्रकार की संस्था है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है अपना, क्वेश्चन नंबर 37, प्रति व्यक्ति आय ज्ञात करने के लिए कुल आय को किससे विभाजित किया जाता है। अगर अगर किसी भी देश का प्रति व्यक्ति आय ज्ञात करना है तो हम कैसे ज्ञात करेंगे। तो प्रति व्यक्ति आय जो होता है, पर कैपिटल जो होता है, उसको ज्ञात करने के लिए टोटल टोटल इनकम, कुल आय को टोटल इनकम, और वहां की कुल जनसंख्या, कुल टोटल पॉपुलेशन, कुल जनसंख्या से भाग कर देते हैं, तो क्या प्रति व्यक्ति आय ज्ञात होता है। ठीक है ना। तो फिर देखें, प्रति व्यक्ति आय ज्ञात करने के लिए पर कैपिटल ज्ञात करना है, तो टोटल इनकम, उस देश की कुल जितनी जितनी कमाई, और वहां उस देश की कुल कितनी जनसंख्या से भाग कर देते हैं, तो प्रति व्यक्ति आय में ज्ञात प्राप्त होती है। तो इसका ऑप्शन क्या होगा, ऑप्शन नंबर बी। तो नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 38, प्राथमिक क्षेत्र का उदाहरण है। तो प्राथमिक क्षेत्र क्या है, तो पहला ऑप्शन है बैंकिंग, दूसरा है कृषि, तीसरा है परिवहन, चौथा है व्यापार। तो जो प्राथमिक क्षेत्र है, प्राथमिक क्षेत्र जो है
वो किससे संबंधित है? कृषि से और खनन से संबंधित है। अगर कृषि और खनन संबंधी अगर कोई भी अगर क्षेत्र होगा तो किसमें आएगा? प्राथमिक क्षेत्र में। तो इसका ऑप्शन नंबर बी। तो नेक्स्ट क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन है आपका, द्वितीय क्षेत्र में कौन सी गतिविधियां आती हैं? द्वितीय क्षेत्र में कौन सी गतिविधियां आती हैं? तो पहला ऑप्शन है आपका कृषि, दूसरा आपका मछली पालन, तीसरा विनिर्माण और चौथा बैंकिंग। तो कृषि देखा हमने, कहा क्या कहा? कृषि जो है प्राथमिक क्षेत्र का है। मछली पालन ये भी कृषि के अंतर्गत आता है, ये भी पहले प्राथमिक क्षेत्र है, प्राथमिक क्षेत्र का है। अब बैंकिंग ये जा रहा है तीसरा क्षेत्र का है। तो अब क्या है? विनिर्माण। ध्यान रहे विनिर्माण क्या होता है? जब कृषि क्षेत्र से कोई भी सामान को हम कंपनियों में या कहीं कारखानों में जब हम उसको तैयार करते हैं तो कौन सा होता है? वो तृतीय क्षेत्र में जाता है। किस क्षेत्र में जाता है? तृतीय क्षेत्र में। तो 39 नंबर क्वेश्चन का जो आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर सी। तो अगला क्वेश्चन है आपका, तृतीय क्षेत्र का उदाहरण है। फिर से आपको क्वेश्चन, तो तृतीय क्षेत्र देखो, हमने भी आपको क्या बताया? कृषि क्या है? प्राथमिक क्षेत्र से है। खनन हमने बताया कृषि और खनन दोनों क्या प्राथमिक क्षेत्र है। तीसरा है मछली, ये भी तो प्राथमिक क्षेत्र है, क्योंकि मछली पालन भी क्या होता है? कृषि क्षेत्र। तो तीन हो गए आपके प्राथमिक क्षेत्र। बचा क्या? ऑप्शन नंबर सी, बैंकिंग। बैंकिंग क्या है आपका? तृतीय क्षेत्र। तृतीय क्षेत्र में जो आते हैं बेटा, वो आती हैं पॉलिसी। जितने भी आपकी पॉलिसी हैं वो कहाँ पर आती हैं? तृतीय क्षेत्र में। तो इस क्वेश्चन का जो आंसर होगा वो क्या होगा? सी। तो अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 41। भारत में मुद्रा जारी करने का मुख्यतः किसके पास है? अधिकार। भारत में जो मुद्रा जो पैसा जारी करता है वो किसके पास? उसका अधिकार किसके? आरबी। पहला ऑप्शन है एसबीआई, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया, दूसरा है आरबीआई, तीसरा है वित्त मंत्रालय और चौथा है सेबी। तो भारत में जो मुद्रा जारी करने वाली जो बैंक है वो क्या है? आरबीआई, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, आरबीआई। इसकी स्थापना जो हुई थी 1 अप्रैल 1935 में हुई थी। उस समय इस आरबीआई का जो बजट था वो 5 करोड़ था। कितना था? जब ये कंपनी जब जब ये संस्था स्टार्ट हुई तो उस समय इसका बजट कितना था? 5 करोड़ था। इसका जो राष्ट्रीयकृत हुआ था वो 1949 में हुआ। तो और एसबीआई देखा जाए, ये भारत की सबसे बड़ी वाणिज्य बैंक है। क्या है? वाणिज्य बैंक, भारत की सबसे बड़ी वाणिज्य बैंक। सेबी भारत की एक बैंक का है। तो 41 नंबर क्वेश्चन का जो आंसर होगा क्या होगा? आरबीआई। तो अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 42। स्वयं सहायता समूह में सामान्यतः कितने सदस्य हो सकते हैं? 1 या 2 वर्षों से स्वयं सहायता समूह से क्वेश्चन रिपीट होने लगे हैं। यहाँ से क्वेश्चन अब बार बार आने लगे हैं, तो आपको इसको ध्यान रखना है। स्वयं सहायता समूह से संबंधित जितने भी तथ्य हैं, फैक्ट हैं, उनको हम एक बार ला के आपको पढ़ाएंगे, तो आपको भी इसको ध्यान से पढ़ लेना है। तो स्वयं सहायता समूह में जो बेटा एक एक समूह में जो समूह बनता है, इनका महिलाओं का एक समूह होता है, जिसमें निम्न वर्ग की महिलाएं क्या करती हैं? एक संस्था चलाती हैं। उसमें जो सदस्यों की संख्या मैक्सिमम क्या कितनी हो सकती है? हो सकती है 10 से 20। तो ऑप्शन नंबर 42 का ऑप्शन नंबर बी सही होगा। अगला क्वेश्चन है आपका, वैश्वीकरण को बढ़ावा देने वाली प्रमुख संस्था कौन सी है? तो पहला है ऑप्शन यूनेस्को, दूसरा आपका यूनेस्को, तीसरा है डब्ल्यूएचओ, चौथा यूनिसेफ, और पहला ऑप्शन है जो आपको मैंने थोड़ा दिया था वो है डब्ल्यूटीओ, वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन। तो वैश्वीकरण को बढ़ावा देने वाली जो संस्था है वो क्या है? ऑप्शन नंबर ए, ऑप्शन नंबर ए। तो नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। अगला क्वेश्चन है आपका, बहुराष्ट्रीय कंपनियों का अर्थ क्या है? तो पहला ऑप्शन है केवल एक गांव में काम करने वाली कंपनी, दूसरा है केवल सरकारी कंपनी, तीसरा एक से अधिक देशों में उत्पादन करने वाली कंपनी, चौथा केवल बैंक। तो इसका जो आंसर होगा, बहुराष्ट्रीय कंपनियां वही कंपनियां होती हैं जो एक से अधिक देशों में अपनी कंपनी के द्वारा उत्पादन करती हैं। ऑप्शन नंबर सी होगा। तो नेक्स्ट क्वेश्चन अपना, उपभोक्ता संरक्षण के लिए किस प्रकार के अधिकार दिए गए हैं? तो पहला ऑप्शन है आपका उपभोक्ता संरक्षण अधिकार, तीसरा है राजनीतिक अधिकार,
दूसरा राजनीतिक अधिकार, तीसरा आपका धार्मिक अधिकार, चौथा संपत्ति अधिकार। तो उपभोक्ता संरक्षण के लिए जो अधिकार दिए गए हैं क्या, उपभोक्ता अधिकार, ऑप्शन नंबर ए। तो नेक्स्ट क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन है आपका, यूरोप में राष्ट्रवाद की पहली अभिव्यक्ति किस क्रांति से हुई थी? तो पहला है रूस क्रांति, दूसरा आपका है फ्रांसीसी क्रांति, चौथा है औद्योगिक क्रांति, और चौथा आपका है अमेरिकी गृह युद्ध। तो यूरोप में जो राष्ट्रवाद की पहली अभिव्यक्ति क्रांति हुई थी वो किससे हुई थी? फ्रांस की क्रांति से। किस क्रांति से? फ्रांस से। ऑप्शन नंबर बी। अगला क्वेश्चन देखते हैं, अगला क्वेश्चन है आपका, इटली के एकीकरण में किसका महत्वपूर्ण योगदान था? पहला गैरिबाल्टी, दूसरा बिस्मार्क, तीसरा मेटरनिक, और चौथा नेपोलियन। तो इटली के एकीकरण में सबसे महत्वपूर्ण भूमिका निभाने वाले जो व्यक्ति थे वो क्या थे? गैरिबाल्टी। ऑप्शन नंबर ए। ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन है, भारत में हरित क्रांति का मुख्य उद्देश्य क्या था? पहला ऑप्शन है औद्योगिक उत्पादन बढ़ाना, दूसरा खाद्यान्न उत्पादन बढ़ाना, चौथा आपका निर्यात कम करना, और चौथा वन क्षेत्र बढ़ाना। तो भारत में जो हरित क्रांति का मुख्य उद्देश्य था वह था खाद्यान्न उत्पाद बढ़ाना। ऑप्शन नंबर बी। अगला क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन है आपका, सतत विकास का मुख्य उद्देश्य क्या था? पहला ऑप्शन है केवल वर्तमान की जरूरत पूरी करना, दूसरा ऑप्शन प्राकृतिक संसाधनों का असीमित उपयोग, चौथा है वर्तमान जरूरतों को पूरा करते हुए भविष्य की पीढ़ियों की जरूरतों को सुरक्षित कर रखना, चौथा केवल औद्योगिक विकास करना। तो सतत विकास का मतलब होता है वर्तमान जरूरतों का पूरा करते हुए भविष्य की पीढ़ियों की जरूरतों को भी पूरा सुरक्षित रखना। जैसे एग्जाम्पल के तौर पर अगर हम अभी कुछ वस्तुओं का ईंधन का प्रयोग करें, जैसे पेट्रोल हो गया, डीजल हो गया, हमें इसे इस तरह के प्रयोग करना है कि भविष्य में आने वाली पीढ़ियों का इसका बुरा प्रभाव ना पड़े। आप जैसे वन ले लेते हैं ना, वन भी है, वनों की अंधाधुंध कटाई से हम अभी तो इसके बारे में नहीं सोच रहे हैं, लेकिन भविष्य हमारे आने वाली पीढ़ियों के बारे में इसके बारे में सोचना पड़ेगा ना। तो हमें तो सतत विकास का जो अर्थ होता है वो क्या है? अगला क्वेश्चन देखते हैं, अगला क्वेश्चन है आपका, विश्व व्यापार संगठन WTO की स्थापना कब हुई? तो पहला ऑप्शन है इसमें 1985, दूसरा 1990, तीसरा 1995, चौथा है सन 2000। तो WTO की स्थापना जो हुई थी 1995 में हुई थी। इसका मुख्यालय जो है वो क्या है? जिनेवा में। कहाँ है? जिनेवा, स्विट्जरलैंड की राजधानी। तो आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।